नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका SGD टीचिंग में स्वागत है। तो आज हम फिर से सामान्य विज्ञान का पार्ट 3 जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है वो लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। सभी शेयर करें वीडियो को, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं सभी के लिए लाभकारी है। जैसे पहला, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जैसे आप सभी जानते हैं, बड़े अच्छे से देखेंगे पहले प्रश्न को। प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, जिन्होंने प्रयोगशाला में जीन का निर्माण किया था। अब ये जीन क्या है? जीन क्या होती है? देखो, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, मानव में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े में बात करें तो 30 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जैसे ये हमारा गुणसूत्र है, जो गुणसूत्र होते हैं ये किसका बना होता है? डीएनए का। ये गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए का। अब डीएनए का वह भाग जिस पर सूचना हो, जिस पर क्या हो? सूचना हो, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का वह भाग जिस पर कोई ना कोई सूचना हो उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सूचना कैसे? जैसे कि हमारा डीएनए भाई बहुत लंबा चौड़ा होता है। डीएनए ऐसा आकार का होता है। डीएनए बहुत लंबा चौड़ा डीएनए है। अब इसमें क्या है कि हर जगह सूचना नहीं है। हमारा 99% डीएनए तो बिल्कुल वेस्ट है। इसमें कुछ भाग पर जैसे यहाँ कोई सूचना है, जैसे हमारे माता पिता से हमें लक्षण आते हैं, वही जीन के द्वारा बच्चों में पहुंचते हैं। तो जैसे त्वचा का, नाक की चौड़ाई कितनी होगी, आंख का कलर कैसा होगा, त्वचा का कलर कैसा होगा, ये सभी जानकारी जिस पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और ये जीन किस पर पाई जाती है? डीएनए पर पाई जाती है। और डीएनए से क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। डीएनए से क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। अच्छा, अब ये जो जीन है ये गुणसूत्र पर पाई जाती है, ये डीएनए पर पाई जाती है कोड के रूप में। तो इसे बोलते हैं हम जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। ये पैतृक होते हैं। पैतृक मतलब माता पिता से किस में जाते हैं? संतानों में जाते हैं। अब यहाँ डीएनए की बात आई तो डीएनए का पूरा नाम लिख लेते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक हम। और आरएनए का भी पूरा नाम लिख लें, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो देखो, किसी भी ग्रह पर, किसी भी उपग्रह पर वायुमंडल तभी होगा जब वो गैसें वहां पर रुक सके। लेकिन चंद्रमा पर क्या है, जो गैसें पाई जाती हैं उनका जो वर्ग माध्य मूल है, वेग है जो गैसों का, वो बहुत ज्यादा है। वो इतना ज्यादा है कि चंद्रमा पर जो पलायन वेग है, चंद्रमा पर जो पलायन वेग है उससे भी ज्यादा है गैसों का वेग। गैसों का वेग। अच्छा, अब ये पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह है, जैसे हमारी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में वह वेग जिस गति से, वह वेग या वह चाल जिस गति से कोई भी चीज हमारे वातावरण से बाहर चली जाए और कभी लौट कर ना आए, वातावरण से बाहर चली जाए और कभी लौट कर ना आए। तो चंद्रमा में गैसों का वेग पलायन वेग से ज्यादा है तो कभी लौट के नहीं आती, यानी वहां पर टिकती नहीं है। तो इसी कारण चंद्रमा पर क्या नहीं पाया जाता? कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो हमारा यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकी जाएगी तो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चली जाएगी और वो कभी लौट कर वापस नहीं। जैसे उपग्रह या रॉकेट जो छोड़े जाते हैं वो इसी वेग से छोड़े जाते हैं। और जो हमारा ये पलायन वेग की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। और जो चंद्रमा पर पलायन वेग है, पलायन वेग उसका जो वो जो है वो है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। जो पृथ्वी पर है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये होता है पलायन वेग। इसलिए चंद्रमा पर क्या नहीं रहती? कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखो, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। जो हमारा तत्व होता है, जो हमारे तत्व के अंदर क्या होता है? परमाणु होता है। और परमाणु किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब इनमें तीनों की खोज पढ़ लेते हैं। एक फॉर्मूला है ईंट पर नाच। आप सभी ने थोड़ा बहुत सुना होगा इसके बारे में। ईंट का मतलब है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब है प्रोटॉन, ना का मतलब है न्यूट्रॉन, और ट का मतलब जिसने खोज की थी थॉमसन ने,
इसका मतलब है रदरफोर्ड और इसका मतलब है चैडविक। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कैसा होता है, उदासीन। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो 28 फरवरी को हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस है, ये सीवी रमन द्वारा एक रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। इसके उपलक्ष्य में भारत में क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक बार ये भी पूछा गया पेपर में कि सीवी रमन का जन्मदिन कब है? तो 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन का क्या है, जन्म दिवस है। तो ये भी पूछा गया कि महान वैज्ञानिक जिसके उपलक्ष्य में हम विज्ञान दिवस मनाते हैं, उनका जन्म दिवस कब है? तो 7 नवंबर 1888 है। अच्छा, अब सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी। किसकी खोज करी? रमन प्रभाव की, 28 फरवरी वाले दिन। अब ये रमन प्रभाव है क्या? ये प्रकाश से संबंधित। किससे संबंधित? प्रकाश से। इसका मतलब है जब प्रकाश किसी ठोस या किसी लिक्विड से टकराएगा, जब किसी ठोस या किसी लिक्विड से टकराएगा तो उसे आपतित होने वाली किरणें कई सारे वर्णों की, कई सारे तरह के कलरों के प्रकाश में क्या हो जाएंगी, वो आपतित हो जाएंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीवी रमन का 7 नवंबर 1888 को क्या हुआ था, जन्म हुआ। तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? तो देखो, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग जो घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग, जिसे हम गटर भी बोलते हैं या गलागंठ भी बोलते हैं, उस रोग के उपचार के लिए, उस रोग से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं घेंगा रोग से बचने के लिए। घेंगा क्या होता है? जो हमारी ये थायराइड ग्रंथि है, उसके नीचे एडम्स एप्पल पाया जाता है। एडम्स एप्पल मतलब ये हमारे कंठ में एडम्स एप्पल पाया जाता है, तिल्ली के रूप में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, वो सूजन आ जाती है उसके नीचे, जो घेंगा रोग हो जाता है। सूजन क्या, वो जो हमारी जो ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? देखो, HIV जो वायरस है, अब HIV का पूरा नाम देखो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है HIV वायरस का नाम। और इससे रोग से होता है एड्स। कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। और एड्स का भी पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स नामक रोग है, ये HIV वायरस का होता है। HIV एक विषाणु है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा एड्स रोग हो जाता है। अब ये जो हम एड्स डे मनाते हैं, एड्स डे ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को हम एड्स डे मनाते हैं। ये बहुत ही डेंजर बीमारी है। एड्स जो है ये यौन संक्रमणों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है और अभी इसका पूर्ण इलाज भी नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनन ने किया था। ये प्रश्न छपे, मतलब आएगा ये पेपर में, आते हैं ऐसे प्रश्न कि टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनन ने किया था। और पोलियो के टीके का आविष्कार, ये भी पूछ ले, पोलियो के टीके का आविष्कार किया था जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने। ये जो टीके हैं चेचक के और पोलियो के, इनसे एक प्रश्न आता ही आता है किसी न किसी एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से संबंध है। तो चेचक के का एडवर्ड जेनन ने और पोलियो के टीके का जॉन साल्क ने। तो अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण में 5 जगत कौन कौन से हैं? तो देखो, 5 जगत ये दिया था RH विटकर ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? RH विटकर ने। इसने 5 जगत बताए थे। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, फंजाई यानी कवक, चौथा है पादप
और 5वां है जंतु यानी एनिमल। तो ये 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। और 5 जगत हमारे कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 5 जगत में से इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से 5 जगत में कौन सा है। तो मोनेरा में एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा जी प्रोकैरियोटिक आते हैं, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं, इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं, इसमें यूकैरियोटिक तो आते हैं और मल्टीसेलुलर आते हैं जो हाईली डेवलप एनिमल है, जैसे प्लांट है और एनिमल है। तो अगला है हमारा मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं 23 जोड़ी। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। और संख्या पूछे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र क्या होते हैं? ये हमारे अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। जैसे अभी मैंने जीन का बताया था, गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, डीएनए पर जीन पाया जाता है, जिन पर क्या होती है? सूचना होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती जाती है। तो मानव में कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र। अच्छा, चिंपैंजी में कितने पाए जाते हैं? पूछा है। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर एडिशनल कराता हूँ ये सब विभिन्न परीक्षाओं पूछे हैं। चिंपैंजी में 24 जोड़ी पाए जाते हैं यानी 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बंदर में कितने पाए जाते हैं सर? बंदर में 21 जोड़ी पाए जाते हैं। मच्छर में 6 जोड़ी पाए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये जो इंपोर्टेंट है, जैसे मानव में पूछ लेगा, बंदर में पूछ लेगा, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है जो पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, ये हमने आपको बता दिए। बंदर में 21 जोड़ी और मानव में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है पुष्प के भाग। तो अब हम देखेंगे पुष्प के भाग। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो देखो, पुष्प के यानी फ्लावर के, फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, अगला होता है दलपुंज, इसके बाद पुमंग, इसके बाद होता है जायांग। ये यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनेगा, पुष्प के कितने भाग होते हैं, और बनता ही है पुष्प के भाग से। इसे बोलते हैं काइलेक्स, इसे बोलते हैं कोरोला, इसे बोलते हैं एंड्रोसियम, इसे बोलते हैं गाइनोसियम। ये होता है नर भाग, ये होता है मादा भाग पुष्प का। पुष्प में भी नर मादा होते हैं, तो पुमंग होता है नर भाग, जयांग होता है मादा भाग। अब ये नर भाग और मादा भाग से ही प्रश्न पूछ लेता। जो हमें चटकीले कलर के दिखाई देते हैं पुष्पों में, अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं, वो होते हैं दलपुंज। दलपुंज कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन पुष्प में एकदम चटक भरे दिखते हैं, जैसे हमें सरसों में पीला दिखता है, गुलाब में लाल दिखता है, तो ये चटकीले होते हैं, वो होते हैं दलपुंज होते हैं। बाह्य दलपुंज हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां साइड में होती हैं, उन्हें दलपुंज बोलते हैं, वो बाह्य दलपुंज बोलते हैं। अब ये पुमंग कितने भाग होते हैं? पुमंग में देखो, पुमंग की संरचना मैं यहाँ पे बना दूं। ये एक पुमंग, ये है परागकोश, ये है पुतंतु बोलते हैं, पुतंतु यानी फिलामेंट। इस परागकोश में छोटे छोटे भरे रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? परागकण। परागकण, ये प्रश्न भी पूछे, ये जितने भी मैं यहाँ पे एडिशनल बताता हूँ ये सब पूछे गए प्रश्न है। तो तुमसे पूछेगा परागकण पाए कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। और परागकण किसका भाग है? नर का भाग है, और पुमंग का भाग है। अब जायांग की बात करें, जायांग की संरचना देखो ऐसी होती है। ये जायांग है, ये वर्तिका, ये है वर्तिकाग्र, और ये है अंडाशय। इस स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर एक और छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड बोलते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय से ही किसका जन्म होता है? फल बनता है। अंडाशय से ही क्या बनता है? फल बनता है। ये प्रश्न पूछा था, बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। तो आज अपने 10 प्रश्नों का अध्ययन किया है। तो ऐसी डेली नए नए अच्छे 10 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं पूछे गए हैं। अब मैं टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर दूंगा धीरे धीरे। टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी सब उस पर टॉपिक पर, तो वीडियो को शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं जितना हो सके, सभी तक। ये लाभकारी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी तक पहुंचाएं। बहुत बहुत